तो हम कॉलिजन का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ ब्लॉक ऑफ मास 1.2 kg मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 20 cm per second collides head on with a similar block kept at rest. The coefficient of restitution is 3/5. Find the loss of kinetic energy during the collision. इसमें बोल रहा है कि दो बॉडीज है। चलो यहाँ मैं बना रहा हूँ। एक बॉडी ये है जिसका मास 1.2 kg है और ये मूव कर रहा है 20 cm पर सेकेंड के हिसाब से। तो 20 cm पर सेकेंड के हिसाब से, ठीक है, मूव कर रहा है और ये कोलाइड कर रहा है अपनी सिमिलर बॉडी से। मतलब जिस बॉडी से कोलाइड कर रहा है ना, उसका मास 1.2 kg है। ये सिमिलर बॉडी से कोलाइड कर रहा है और ये सिमिलर बॉडी रेस्ट में है। जिस बॉडी से कोलाइड कर रहा है, जिस सिमिलर बॉडी से कोलाइड कर रहा है, वो बॉडी रेस्ट में है। एक बॉडी है जिसकी मास 1.2 kg है, 1.2 kg है और ये 20 cm पर सेकेंड के हिसाब से मूव कर रहा है। ये कोलाइड कर रहा है एक सिमिलर बॉडी से, मतलब इस बॉडी का भी मास 1.2 kg है और ये रेस्ट में है, ठीक है। कर रहा है कि इन दोनों का जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है ना, वो 3/5 है। तो बताइए लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितने होगा ड्यूरिंग द कॉलिजन। एक बॉडी है जिसकी मास 1.2 kg है, जो 20 cm पर सेकेंड के हिसाब से मूव कर रहा है। ये एक सिमिलर बॉडी से टकरा रहा है जो कि रेस्ट में है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि बताइए ड्यूरिंग द कॉलिजन कितनी काइनेटिक एनर्जी की लॉस होगी। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालनी है आपको। तो चलो, ये टकराती है इससे जो कि रेस्ट में है और आफ्टर कॉलिजन हमने मान लिया कि ये बॉडी किस वेलोसिटी से मूव करने लगी, v1 से, और ये वाली बॉडी किस वेलोसिटी से मूव करने लगी, तो v2 से। हमने मान लिया कॉलिजन के बाद ये v1 से मूव करने लगा और ये v2 से मूव करने लगा। दोनों बॉडी का मास सेम है क्योंकि सिमिलर बॉडी है ना। चलिए, तो कॉलिजन चाहे कोई सा भी हो, इतना तो हम जानते हैं कि भैया उसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। जस्ट इसमें भी लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो हम लिखेंगे m इंटू u1। m क्या है? मास ऑफ दिस बॉडी। u1 क्या है? वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी बिफोर द कॉलिजन, प्लस m इंटू u2। m क्या है? मास ऑफ दिस बॉडी। m मैं इसलिए ले रहा हूँ कि दोनों बॉडी सिमिलर है ना। तो m क्या है? मास ऑफ दिस बॉडी। u2 क्या है? वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी बिफोर द कॉलिजन। ओके, इज इक्वल टू, अच्छा, मोमेंटम कंजर्व होना मतलब मोमेंटम बिफोर द कॉलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर द कॉलिजन। मोमेंटम कंजर्व होना मतलब मोमेंटम बिफोर द कॉलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर द कॉलिजन। तो बिफोर कॉलिजन इतना मोमेंटम होगा टोटल, आफ्टर कॉलिजन कितना टोटल मोमेंटम होगा, वो होगा m इंटू v1। m क्या है? मास ऑफ दिस बॉडी। v1 क्या है? वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी आफ्टर द कॉलिजन, प्लस m इंटू v2। m क्या है? मास ऑफ दिस बॉडी। v2 क्या है? वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी आफ्टर द कॉलिजन। ओके, अब सॉल्व कीजिए। m तो दे रखा है ना 1.2 kg, e1 दे रखा है इसमें 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, प्लस m मास दे रखा है 1.2, u2 जीरो होगा क्योंकि बॉडी रेस्ट में है, इज इक्वल टू मास 1.2 kg। v1 नहीं पता है तो चलो v1 को v1 छोड़ देते हैं, प्लस m मास कितना है 1.2 kg। v2 भी नहीं दे रखा है, ये तो v1 v2 हमने अपने से मान लिया, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा 24 हो जाएगा ना, और ये तो जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू 1.2 इंटू v1 प्लस v2। और यहाँ से मुझे मिल जाएगी v1 प्लस v2 बराबर, ये हो जाएगा 20। v1 प्लस v2 बराबर कितना आ गया? 20 आ गया। चलिए, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको। हम जानते हैं वी नो दैट कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को हम ई से डिनोट करते हैं। तो हम जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई बराबर होता है v2 माइनस v1 अपॉन में u1 माइनस u2। v2 माइनस v1 अपॉन में u1 माइनस u2। ये कहाँ से आया?
तो भाई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जब हम कॉलिजन का वो थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ रहे थे ना, उसमें आया था कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो यदि आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो डिटेल में जानना है ना, अगर वैसे तो फॉर्मूला हमने लिख दिया कि V2 कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को ई से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है V2 माइनस V1 अपॉन में E1 माइनस E2। और यदि इससे डिटेल जानना है तो फिर जाइए प्लीज उस थ्योरी को देखिए जिसे हमने पढ़ा है आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आ जाएगा, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई बराबर होता है V2 माइनस V1 अपॉन में E1 माइनस E2। ओके, V2 माइनस V1 क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और E1 माइनस E2 क्या है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं। देखिए ई तो दे रखा है क्वेश्चन में, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 3/5, 3/5 कर दीजिए। ऊपर में क्या है? V2 माइनस V1, ना V2 पता है ना V1 पता है, इसलिए इसको ऐसे छोड़ दीजिए। E1 तो पता है ना, यस 20 cm पर सेकेंड, और माइनस E2 पता है ना, यस रेस्ट में है ना, ये बॉडी रेस्ट में, तो U2 0 हो जाएगा। इस तरह से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ V2 माइनस V1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं V2 माइनस V1 आएगा 12। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देख लीजिएगा, V2 माइनस V1 बराबर आएगा 12। देखो ये 5 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 23 जा 60, और ये 5 इधर चला जाएगा तो 60 अपॉन में 5 12 आ जाएगा ना, तो V2 माइनस V1 12। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 के हेल्प से मैं V1 और V2 फाइंड करने वाला हूँ, लेकिन इतना आप नोट कीजिए। तो अपना V1 इतना आया, कितना आया? इक्वेशन नंबर 1 इतना आया था, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 20। ये था इक्वेशन नंबर 1, इसको मिटा देते हैं। अच्छा, इक्वेशन नंबर 2 ये है, तो ये कितना है? V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 12। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा रहे हैं, ठीक है। हम क्या करें? इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा रहे हैं, तो माइनस साइन कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस, घटाएंगे तो यही होगा। तो देखिए ये तो V2 कट जाएगा, प्लस और माइनस, ये V1 प्लस V1, ये प्लस V1, तो कितना हो जाएगा? 2V1 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 8। यहाँ से V1 बराबर कितनी आ गई बताइए? 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, और किसी भी एक इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में यदि आप V1 का वैल्यू रखेंगे ना, तो आप पाएंगे कि V2 बराबर कितना आ जाएगा? 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। V2 बराबर कितना आएगा? 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये कैसे आया? किसी भी एक इक्वेशन में 1 में या 2 में V1 का वैल्यू आप रखिए, V2 का वैल्यू चला आएगा। ओके, तो V2 बराबर आ गया 16 cm पर सेकेंड। ओके, अब क्या निकालना है? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ना, तो ठीक है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। तो इनको थोड़ा सा नोट कर लीजिए। चलिए, V1 क्या है? वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी आफ्टर कोलिजन, जो कितना है? 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। V2 क्या है? वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी आफ्टर द कोलिजन, और V2 कितना आया? 16 cm पर सेकेंड। इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पर 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और यहाँ से मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। मुझे क्या निकालना? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ना, तो चलिए लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। लॉस तो उसके पहले निकालना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन, फिर निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन। दोनों को एक दूसरे में से घटाएंगे, लॉस निकल आएगी। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, यस, इसको मैं कह दे रहा हूं KE1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगी? KE1 बिफोर द कोलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगी? हाफ m का वैल्यू कितना है? 1.2 kg, हाफ m v स्क्वायर। चलो मैं पूरा फॉर्मूला साथ लिख दे रहा हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे। हाफ m E1 स्क्वायर प्लस हाफ m U2 के स्क्वायर। वैल्यू पुट कीजिए, हाफ m मास कितना दे रखा है? 1.2 kg, 1.2 kg इंटू E1 क्या है? वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी बिफोर द कोलिजन, जो कितना है? 20 cm पर सेकेंड।
वो 20 cm/s है। अब मुझे क्या करना है, इसको मीटर/सेकंड में चेंज कर देना है, क्योंकि मास तो देखो केजी में दे रखा है और ये है सेंटीमीटर/सेकंड, है ना, मतलब सीजीएस में दे रखा है। तो मुझे किसी एक सिस्टम में करना पड़ेगा ना, तो मैं इसको एसआई में चेंज कर ले रहा हूँ। तो एसआई में चेंज कर दीजिए, जो कितना हो जाएगा 20 cm/s को एसआई में चेंज करता है ना, ऊपर में 20 नीचे में 100 कर देता है, एसआई में चेंज हो जाएगा, मीटर/सेकंड हो जाएगा, इंटू स्क्वायर कर दीजिए। तो ये आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 0.6 इंटू ये ऊपर में हो जाएगा 400 और नीचे में हो जाएगा 1 2 3 4, 1 पर 4 को 0। और इसको आप सॉल्व करेंगे ना भाई साहब, तो ये आएगा आपका मुझे पता है 24, अच्छा ये 0 नीचे चला गया 5 हो जाएगा, 2 से 0 कट जाएगा, 24 इंटू 10⁻³ आप सॉल्व कर लीजिएगा। 24 इंटू 10⁻³ काइनेटिक एनर्जी है ना, सारे यूनिट एसआई में तो जूल हो जाएगा। ओके, तो Ke1 कितना है 24 इंटू 10⁻³ जूल। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कॉलिजन, काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कॉलिजन। अब मुझे निकालना है काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कॉलिजन, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन। जो ज्यादा आएगा ज्यादा में से कम को हटा देंगे, ठीक है, ज्यादा ऑफकोर्स कॉलिजन से पहले वाला आएगा, ठीक है। तो Ke2 बराबर कितना हो जाएगा, हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर। m क्या है, वैल्यू पुट कीजिए, हाफ m क्या है, मास जो कितना है 1.2 kg, सारे बॉडी सिमिलर है तो मास तो 1.2 kg ही होगा, इंटू v1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी आफ्टर द कॉलिजन, जो हमने कितना निकाला 4 cm/s, 4 cm/s। इसको मीटर/सेकंड में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस हाफ m कितना है 1.2, v2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी आफ्टर द कॉलिजन, जो कितना है 16 अपॉन में 100 कर दीजिए, ठीक है, मीटर/सेकंड में चेंज करने के लिए, क्योंकि ये 16 cm/s है, इसको हम चेंज कर रहे हैं मीटर/सेकंड में, तो 100 से डिवाइड कर देंगे इंटू स्क्वायर। हो सकता है ये पार्ट आपको कैमरे में नहीं दिखे, तो क्या लिखा हुआ है, हाफ इंटू 1.2 इंटू 16 अपॉन 100 के स्क्वायर। यहाँ पर क्या है 4 अपॉन 100 के स्क्वायर ना, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 16 अपॉन में 100 के स्क्वायर। तो चलिए मैं रिस्क ले रहा हूँ यार, चलिए मैं आपके साथ रिस्क लूँ, मैं इधर थोड़ा सा एडजस्ट कर दे रहा हूँ, हाफ 1.2 इंटू कितना है 4 अपॉन में 100 के स्क्वायर प्लस हाफ m क्या है 1.2 इंटू 16 अपॉन में 100 के स्क्वायर। ओके, तो भाई साहब ये हो जाएंगे 0.6 इंटू ऊपर में तो हो जाएगा 16, नीचे में हो जाएगा 1 2 3 4, 1 पर 4 को 0, ठीक है, 1 पर 4 को 0, 1 2 3 4 प्लस ये भी हो जाएगा 0.6 इंटू ऊपर में हो जाएगा 256, 16 का स्क्वायर 256 अपन में नीचे हो जाएगा 1 पर 2 4 को 0। ओके जी, तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा भाई, ये तो हो जाएगा 96, ओके, अपॉन में 10⁵, 96 अपॉन में 10⁵ प्लस ऊपर में आ जाएगा, मुझे लगता है ऊपर में कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 6 36, 3 36, 6 5 30, 3 15, 1536 अपन में नीचे क्या आ जाएगा 10⁵। ओके, इसको फर्दर सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएंगे 0.96 इंटू 10⁻³ प्लस ऊपर में आ जाएगा 15.36 इंटू 10⁻³ ओके, इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो आएगा आपका 16.3 इंटू 10⁻³ सॉल्व कर लीजिएगा, ये आएगा 16.3 अप्रॉक्स 16.3 इंटू 10⁻³ यूनिट क्या होगा जूल, ठीक है। मुझे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालनी है ना, देखो ये आया 24 इंटू 10⁻³ जूल, ये आया 16.3 इंटू 10⁻³ जूल, कौन ज्यादा है ये ना, यस मैंने बोला था ना कॉलिजन से पहले वाला काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तभी तो लॉस होगा, ठीक है। तो बस लॉस इन काइनेटिक एनर्जी की बात करूं मैं, डेल्टा के की बात करूं कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटा दीजिए,
इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से फाइनल काइनेटिक एनर्जी को हटा दीजिए, ये कितना है 24 इंटू 10⁻³ जूल, ये कितना है 16.3 इंटू 10⁻³ जूल। इसको घटाएंगे ना तो कितना आ जाएगी, अपना आ जाएगा 7.7, ठीक है, इंटू 10⁻³ जूल। तो आंसर है ना, ये आंसर सही से लिख देते हैं। इसको देखो, चलो थोड़ा सा लॉस ऑन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डेल्टा की से मैंने डिनोट किया हूं ना, तो Ke1 माइनस Ke2 हो जाएगा ना, Ke2 हो जाएगा। Ke1 कितना आया है, Ke1 आया अपना इतना 24 इंटू 10⁻³ जूल। Ke2 कितना है तो 16.3 इंटू 10⁻³ जूल। ओके, इनको सॉल्व कीजिएगा ना तो ये आ जाएंगे अबाउट 7.7 इंटू 10⁻³ जूल। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना आया तो 7.7 इंटू 10⁻³ जूल। अच्छा ये देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है द टू बॉल्स शोन इन द फिगर आर आइडेंटिकल, द फर्स्ट मूविंग एट ए स्पीड ऑफ v टुवर्ड्स द राइट एंड द सेकंड स्टेइंग एट रेस्ट। कर रहा है, दो बॉल है, ठीक है, ये वाला बॉल राइट डायरेक्शन मूव कर रहा है विथ स्पीड v वे स्पीड से मूव कर रहा है, और ये वाला बॉल रेस्ट में है, ठीक है। द वॉल एट द एक्सट्रीम राइट इज फिक्स्ड, ये एक वॉल है जो फिक्स्ड है, ये वॉल है जो फिक्स्ड है, so that the speed of the balls remains unchanged after all the collisions have taken place। कर रहा है, बताइए जितनी भी कोलिजन होगी ना, सारे कोलिजन में इस बॉल का स्पीड अनचेंज होगा, ठीक है। इस बॉल के स्पीड पर कोई चेंज नहीं पड़ने वाली है। कोलिजन के बाद स्पीड चेंज हो जाती है ना, लेकिन इनके कोलिजन के बाद इनकी स्पीड चेंज नहीं होने वाली है। ओके, क्वेश्चन समझ गए ना। ये दो आइडेंटिकल बॉल है, मतलब दोनों बॉल का मास सेम है। ओके, ये बॉल राइट डायरेक्शन मूव कर रहा है, ये बॉल रेस्ट पे है। ओके, और ये एक फिक्स्ड वर्टिकल वॉल है। ओके, आपको बतानी है कि कोलिजन के बाद आप शो कीजिए, आप ये बताइए हमें कि कोलिजन के बाद इनकी स्पीड चेंज नहीं करने वाली है, स्पीड चेंज नहीं करने वाली है। गलती से वेलोसिटी मत लिख देना, स्पीड चेंज नहीं करने वाली है। चलो देखो, और इसमें बोल रखा है कि जितने भी कोलिजन है ना, सारे कोलिजन इलास्टिक कोलिजन है। ओके, हमने आपको बताया था इलास्टिक कोलिजन में एक स्पेशल कंडीशन कि जब दो बॉडीज के बीच इलास्टिक कोलिजन हो रही हो और दोनों बॉडी का मास सेम हो, मान लो ये दो बॉडीज है, ठीक है, इस बॉडी का मास स्मॉल m है और इस बॉडी का भी मास स्मॉल m है, इन दोनों के बीच क्या हो रही है, इलास्टिक कोलिजन हो रही है। तो कोलिजन के बाद क्या होती है, कोलिजन के बाद क्या होती है, मान लो कि ये बॉडी 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से मूव कर रही है और ये बॉडी मूव कर रही है 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से मूव कर रही है। दोनों बॉडी का मास सेम है, मतलब दोनों बॉडी आइडेंटिकल है, तो दोनों बॉडी का मास सेम है। ऐसे में जब दोनों कोलाइड करेंगे ना, तो क्या होगा, इन दोनों का स्पीड इंटरचेंज हो जाएगा आफ्टर द कोलिजन। मतलब इस बॉडी का स्पीड क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, अच्छा इस बॉडी का स्पीड हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड, इस बॉडी का स्पीड हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड जो इसकी स्पीड थी, और इस बॉडी का स्पीड हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड जो इसकी स्पीड थी। ये हमने कहाँ पढ़ा था, कोलिजन में पढ़ा था, एक स्पेशल कंडीशन में कि मान लो दो बॉडी के बीच इलास्टिक कोलिजन हो रही है और दोनों बॉडी का मास सेम है ना, ऐसे में कोलिजन के बाद दोनों बॉडी का स्पीड इंटरचेंज हो जाती है। देख रहे हो, दोनों बॉडी का मास सेम है, दोनों बॉडी कोलाइड करते हैं, तो कोलिजन के बाद ये वाला बॉडी 1 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से मूव कर रहा है जो इसकी स्पीड थी, कोलिजन के बाद ये वाला बॉडी 2 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से मूव करने लग जाता है जो इसकी स्पीड थी। ओके, मतलब जब दो बॉडी जिसकी मास सेम है उन दोनों के बीच यदि इलास्टिक कोलिजन होती है ना, तो उनकी स्पीड इंटरचेंज हो जाती है, इनकी स्पीड इनको मिल जाती है, इनकी स्पीड इनको मिल जाती है। देख सकते हो, यहाँ देखो, यहाँ भी तो सेम कंडीशन है, दोनों बॉडी का मास सेम है ना, ये बॉडी रेस्ट में है, ये बॉडी क्या बोल रहे हैं कि रेस्ट में है, ठीक है, और ये बॉडी मूव कर रहा है और दोनों बॉडी का मास सेम है। ऐसे में जब ये बॉडी कोलाइड करेगा तो कोलिजन के बाद क्या होगी, कोलिजन के बाद क्या होगी, कोलिजन के बाद, चलो मैं एक बार फिगर दिखा रहा हूं, एक रफ डायग्राम बना दे रहा हूं, ठीक है। दोनों बॉडी जैसी कोलाइड करेंगे ना, जैसी कोलाइड करेंगे तो कोलिजन के बाद ये बॉडी तो रेस्ट में आ जाएगा,
क्योंकि बी बॉडी रेस्ट में है ना, तो इनकी स्पीड इसको मिल जाएगी, तो ए बॉडी तो रेस्ट में आ जाएगा और बी बॉडी भी वेलोसिटी से मूव करने लग जाएगा, बी बॉडी भी वेलोसिटी से मूव करने लग जाएगा। ठीक है, बी बॉडी भी वेलोसिटी से मूव करने लग जाएगा। ओके, अब आगे देखो, तो कॉलिजन के बाद तो ए बॉडी तो रेस्ट में आ गई और बी बॉडी मूव करने लगा विथ वेलोसिटी भी, जो ए बॉडी का वेलोसिटी था, ए बॉडी का स्पीड था बिफोर द कॉलिजन। ओके, अब क्या है, जब बी बॉडी एक वर्टिकल वॉल से टकराएगी, वर्टिकल वॉल का मतलब क्या, वर्टिकल वॉल का मतलब ये कि ये मास बहुत हेवी है, वॉल का मास बहुत हेवी है इन कंपैरिजन टू दिस, इन कंपैरिजन टू मास ऑफ बी। और हमने आपको बताया था कॉलिजन बिटवीन अ हेवी बॉडी एंड लाइट बॉडी, जब कोई लाइट बॉडी किसी हेवी बॉडी से टकराती है ना, जब कोई लाइट बॉडी किसी हेवी बॉडी से टकराती है तो वो उसी स्पीड से अपने पाथ पर रीबाउंड हो जाती है। जैसे यहां समझो, मान लो यहां नहीं, चल यहां समझते, मान लो ये बहुत हेवी बॉडी है, ओके, और ये बहुत ही लाइट बॉडी है, ये बहुत ही हेवी बॉडी है और ये बहुत ही लाइट बॉडी है और ये भी वेलोसिटी से जा रही है। ओके, तो जब ये लाइट बॉडी इस हेवी बॉडी से टकराएगी ना, जब ये लाइट बॉडी इस हेवी बॉडी से टकराएगी तो क्या करेगी, जिस स्पीड से इसको टकराती है ना उसी स्पीड से अपने सेम पाथ पर बैक कर जाती है। ये बातें हमने बता रखा है जब हमने आपको बताया था कि कॉलिजन बिटवीन हेवी बॉडी एंड लाइट बॉडी। तो जब कोई लाइट बॉडी बहुत हल्की बॉडी बहुत भारी बॉडी से टकराती है ना, तो वो हल्की बॉडी उसी स्पीड से अपने पाथ पर रिटर्न बैक कर जाती है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखिए, जब ये बॉडी बी इस वॉल से टकराएगी, ये तो रेस्ट में आ चुका है, तो बॉडी बी जब इस वॉल से टकराएगी, वॉल मतलब इसकी मास बहुत हेवी है, ये फिक्स्ड वॉल है, तो इसका मतलब ये इस वॉल का मास बहुत हेवी है इन कंपैरिजन टू बॉडी बी। तो जब ये बॉडी बी टकराएगी तो बॉडी बी क्या करेगी, जिस स्पीड से जा रही थी ना उसी स्पीड से अपने पाथ पर रिटर्न बैक कर जाएगी। तो जैसी वॉल से टकराती है ना वो इसी स्पीड से रिटर्न कर जाती है अपने पाथ पर, मतलब बॉडी बी भी स्पीड से अगेन से बॉडी ए से टकराएगी। और जानते हैं बॉडी ए और बॉडी बी दोनों का मास सेम है, ऐसे में दोनों का वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी। अभी ये रेस्ट में है, जैसी टकराती है ना बॉडी बी इससे, बॉडी बी सेम स्पीड भी से टकराएगी, बॉडी बी सेम स्पीड से टकराएगी। ओके, और जब बॉडी बी इस बॉडी ए से टकराएगी तो क्या हो जाएगी, दोनों का स्पीड इंटरचेंज हो जाएगा, दोनों का स्पीड इंटरचेंज हो जाएगा। बॉडी बी अगेन से रेस्ट में आ जाएगी जो कि शुरू में ही रेस्ट में था, और बॉडी ए वो मूव करने लगी विथ स्पीड भी। ठीक है, बॉडी ए जो रेस्ट में था, बॉडी बी जैसी टकराती है तो दोनों का स्पीड इंटरचेंज हो जाता है, मतलब बॉडी बी रेस्ट में आ जाएगी और बॉडी ए भी स्पीड से मूव करने लग जाएगा। तो देखो बॉडी ए का स्पीड चेंज कर रहा है क्या, तुम बोलोगे डायरेक्शन सर चेंज कर जा रही है, डायरेक्शन पहले राइट डायरेक्शन में था अब लेफ्ट डायरेक्शन मूव करने लगे। तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड के पास डायरेक्शन होती है क्या, वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होती है। क्वेश्चन में स्पीड पूछ रहा है तो स्पीड के पास डायरेक्शन एसोसिएट होती है क्या, नहीं ना, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर तो डायरेक्शन के बारे में सोचो ही मत, बस उसके मैग्नीट्यूड के बारे में सोचो। ठीक है, किस स्पीड से जा रही थी, तो शुरू में भी बॉडी ए भी स्पीड से जा रही थी, बाद में भी बॉडी ए भी स्पीड से ही मूव कर रही है। ओके, तो ये था इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, समझ गए होंगे, आई थिंक समझ ही गए होंगे, थोड़ा सा देखिएगा, बार बार देखिएगा, समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, इतना चलिए नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अ बम ऑफ मास 16 kg इज एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू 2 पीसेज ऑफ मास 4 kg एंड 12 kg इफ द वेलोसिटी ऑफ मास 12 kg इज 4 मीटर पर सेकेंड देन फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अदर मास। इसमें कह रहा है कि एक बम है, चलो ये एक बम है जिसकी मास कितनी है, इसने दे रखा है 16 kg। इसमें एक्सप्लोजन होती है और एक्सप्लोजन के बाद आफ्टर एक्सप्लोजन के बाद ये बॉडी 2 पार्ट्स में चेंज कर जा रही है। एक पार्ट्स का मास है 12 kg
और दूसरे पार्ट्स का मास है कितना दे रखा है 4 kg, 4 kg मान लो। अच्छा 12 kg वाले मास का वेलोसिटी दे रखा है, इसने कितना दे रखा है तो 4 मीटर पर सेकेंड। 12 kg का मास है 4 मीटर पर सेकेंड। मान लो 12 kg वाला मास इधर मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से एक्सपोर्ट कर रहा है ना, तो एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, और ये मान लो भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। 12 kg का मास इसने दे रखा है, बम एक्सप्लोड कर रही है, तो एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है। हमने मान लिया कि 12 kg का मास इधर आ रही है 4 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, और 4 kg वाला जो पीस है ना वो भी वेलोसिटी से राइट डायरेक्शन में जा रही है। ओके, अब देखो इस बम पर एक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जा रहा है, नहीं लग रही है ना, मतलब यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स 0 है। तो यहाँ पर जो भी एक्सप्लोजन हुई है ना अपने इंटरनल फोर्स की वजह से, तो जब तक एक्सटर्नल फोर्स 0 है ना हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं। अच्छा इस बम पर कोई बाहरी फोर्स लग रही है क्या? हमने तो कोई फोर्स नहीं लगाया इस पर, इसके अंदर से ही कोई केमिकल रिएक्शन हुई होगी और ये बम एक्सप्लोड कर गया, 2 पीसों में बढ़ गया, एक पीस इधर फेंका गया एक पीस इधर फेंका गया। ओके, तो इंटरनल फोर्स की वजह से एक्सप्लोजन हुई ना, हमने बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया। और जब एक्सटर्नल फोर्स 0 होती है ना तो हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। ओके, तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब क्या, एक्सप्लोजन से पहले जो मोमेंटम होगी वही मोमेंटम एक्सप्लोजन के बाद भी होगी। एक्सप्लोजन से पहले मान लो कैपिटल एम है इसका मास, तो एम इंटू मैं यू कर देता हूँ, यू क्या है इसकी वेलोसिटी है, इज इक्वल टू इसको मैं m1 मान लेता हूँ, m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2। ठीक है, ये m क्या है मास ऑफ दिस बॉम्ब, u क्या है वेलोसिटी ऑफ दिस बॉम्ब। ओके, भले ही रेस्ट में है तो u 0 हो जाएगा, ठीक है। और m1 क्या है मास ऑफ दिस बॉम्ब, इसको m1 मान लो जो 12 kg है, इसको m2 मान लो। v1 क्या है वेलोसिटी ऑफ दिस बॉम्ब, ठीक है। दिस पीस m2 क्या है मास ऑफ दिस पीस, v2 क्या है वेलोसिटी ऑफ दिस पीस। ओके, तो m क्या है मास ऑफ दिस बॉम्ब जो 16 kg है, u क्योंकि ये बॉम्ब बोल रहा है कि रेस्ट में है तो u 0 हो जाएगा, तो 0 कर दीजिए। m1 क्या है मास ऑफ दिस पीस जो कितना है 12 kg, v1 क्या है वेलोसिटी ऑफ दिस पीस जो कितना है 4। ओके, प्लस कर दीजिए m2 क्या है मास ऑफ दिस पीस जो कितना है 4 kg है, इनटू वेलोसिटी v2 क्या है वेलोसिटी ऑफ दिस पीस जो मुझे नहीं पता है, क्योंकि इन दोनों का स्पीड एक दूसरे, इन दोनों का वेलोसिटी एक दूसरे का अपोजिट में है ना, इसलिए यहाँ पर यदि एक को पॉजिटिव लेंगे ना तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, यदि हम इसको पॉजिटिव लिए तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। आपकी मर्जी, इसको पॉजिटिव ले लीजिए इसको नेगेटिव ले लीजिए, एक को पॉजिटिव लेंगे तो दूसरे को नेगेटिव लेंगे, हमने इसको पॉजिटिव ले रखा है तो इसको नेगेटिव लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस भी क्या है इसकी वेलोसिटी है 4 kg वाले पीस का, ये तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 12 इंटू 4, ऐसे कर देते छोड़ देते हैं माइनस 4v, यहाँ से हम लिख सकते हैं 4v इज इक्वल टू 12 इंटू 4। ठीक है ना, ऐसे भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते समय हमने आपको बता रखा है कोलिजन चैप्टर में कि जब एक, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसे में जब एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे तो दूसरे डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे, तो हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया तो इस वाले डायरेक्शन को अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा पर माइनस हो जाएगा, देखो प्लस माइनस मिलकर माइनस हो गई 4v, यहाँ से v बराबर क्या मिल गई 4 इंटू 4 अपॉन में 4 से 4 गया तो v बराबर कितनी मिल गई, v बराबर मिल गई हमको 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 12 kg वाले पीस का वेलोसिटी क्वेश्चन में दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड, एंड 4 kg वाले पीस का वेलोसिटी कितनी आई 12 मीटर पर सेकेंड। आपको क्या निकालनी है, आपको फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अदर पीस, इस पीस का 4 kg वाले पीस का काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो अब क्या है वेलोसिटी आएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास 4 kg वाले मास का काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी के इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर होता है ना, हाफ इंटू एम इंटू बी स्क्वायर, इजल कि हाफ इंटू एम क्या है 4 kg इंटू वी इसका निकाला है अभी हमने क्या 12 का स्क्वायर 144, ये 2 बार में चला जाएगा और इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो कितना आ जाएगा 288 जूल।
तो छोटे वाले पीस का काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो 288 जूल। ओके ठीक है, आज हमने इतना ही क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, बाकी क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।